नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। यह कश्ती है कि बदलती नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। हम इसी के साथ यूपीपीएससी का जो चौथा पेपर है ना, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आ गया है। इथिक्स आज जो चौथा पेपर हुआ है, इथिक्स यूपीपीएससी का चौथा पेपर इथिक्स आ गया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए का। इसमें 2 खंड दिया हुआ है, खंड ए खंड बी। बस इसके पहले बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। एक आपका लाइक और एक और आपका सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करता है, ठीक है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इथिक्स 4th पेपर हम डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, सिविल सेवा के संदर्भ में भूमिका का परिचय करना है, यानी कि ए और बी नंबर दिया है। पहला पूछा नीतिपरक आचार संहिता क्या है और कार्य संस्कृति, इसका बारे में हम दोनों को क्या करना है, चर्चा करना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहाँ तक सफल रहे हैं, इसकी भी विचार करना है। यानी कि मानव के जो व्यवहार है, नैतिकता का मूल्य जो आदर्श मूल्यों में विकसित करने स्वामी विवेकानंद का विचार कहाँ तक प्रभावी है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, यानी कि विश्लेषण करना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिसके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकी है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच क्या करना है, अंतर बताना है। यानी कि आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच की अंतर बताना है तथा उनके व्यवहारिक प्रभावों के एवं अनुप्रयोगों को उपयुक्त उदाहरण के साथ क्या करना है, स्पष्ट करना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार को, यानी कि हमको बताना है आरटीआई, क्या बताना है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत क्या होगा, ये सूचना का अधिकार अधिनियम बताया गया है। और ये पूछा है सूचना का अधिकार कहाँ तक ये प्रभावी है। छठवां क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में सामयिक बुद्धि की क्या भूमिका है। यानी कि जैसे जब कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात आती है, यानी कोई आपदा आती है, उसको किस प्रकार से हम मैनेज करें, उसका प्रबंधन किस प्रकार से करें, उसमें क्या हमारा दिमाग होना चाहिए, उसके बारे में हमको बताना है, यानी कि उपाय के बारे में बताना है। 7 नंबर पूछा है, सार्वजनिक नीति नियोजन में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यानी कि अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, इसको तर्क के सहित हमको बताना है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की क्या भूमिका है, यानी कि हमको क्या बताना है, समानुभूति की परिभाषा बताना है, थोड़ा सा एक लाइन। फिर उसके बाद एक लोक सेवक में जो है क्या आकार होना चाहिए, क्या देना, क्या उसके अंदर है समानुभूति में, उसके बारे में हमको यहाँ बताना है। और यह जनता के साथ जो मत है उनकी अंतर क्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। समानुभूति है, एक लोक सेवक के अंदर जो है क्या होनी चाहिए समानुभूति, उसके बारे में हमको बताना है। कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवक में सहिष्णुता एवं करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव की व्याख्या है। सही बात है भाई, एक जो कमजोर वर्ग है, जैसे महिला हो गए, दिव्यांग हो गए, एसटी एससी वर्ग है, ओबीसी, जो कमजोर वर्ग है, जो समाज के अंतिम पायदान पर है, उनके प्रति लोक सेवकों में क्या सहिष्णुता होनी चाहिए, क्या करुणा भावना होनी चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमको क्या करना है, एक सुझाव देना है। हमारा 10वां नंबर है, लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। यह आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते उनकी जो आवश्यकता पूरी की जाए। सही बात, एक लोक सेवक जो है, जब कोई डीएम हो गया या आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो किस प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग भूमिका निभाता है वो, और अलग अलग उसको कार्य करना पड़ता है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब हमारा इथिक्स का बी, कौन सा, इथिक्स का ही बी पार्ट है, यानी कि इसमें 2 पार्ट पूछा था, पार्ट ए पार्ट बी। इथिक्स का पार्ट बी में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला नंबर, वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना करें। यानी भ्रष्टाचार में, यानी जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो चुनौतियों को निपटने के लिए क्या होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का सफल स्वरूप क्या होना चाहिए? वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलित स्थापित करता है, इसके बारे में हमको व्याख्या करना है। 13 नंबर पूछा है, शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या होना चाहिए? क्या पूछा है? शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन के लिए हमारा नैतिक आधार क्या होना चाहिए और परिणाम निरपेक्ष एवं परिणाम सापेक्ष कर्म के आलोक में विवेचना कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को? इसको क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, आप एक नगर आयुक्त है, आपके नगर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्थित है जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है, काफ़ी अधिक है। इस महाविद्यालय में शौचालय या प्रशासन की स्थिति अत्यधिक जो बाटे देनी है, जिससे आए दिन छात्राओं को मानसिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओं की इस बुनियादी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक नगर आयुक्त के रूप में आप छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए सुधार के लिए महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध क्या कदम उठाए? सही बात है। इसमें पूछा है कि एक हमारा महाविद्यालय है, इसमें जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है। किसकी? शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो जो छात्राएं हैं उनकी कौन कौन सी समस्या होती है? मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या और स्वास्थ्य की संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हम एक नगर आयुक्त हैं और इसके लिए हम क्या कड़े कदम उठा सकते हैं और क्या नैतिक मूल्यों के बारे में हम कॉलेज प्रशासन से उनके नैतिक मूल्यों के बारे में उजागर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इसके बारे में हम उपाय बताएंगे और इसमें क्या होना चाहिए, कदम उठाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताना है। 16वां पूछा है, राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। सही बात है। राजनीतिक अभिवृत्ति को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीयकरण में समाज की क्या भूमिका, हमको समाज की इन दोनों में क्या भूमिका है उसको बताना है। 17 नंबर पूछा, एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना है, यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संदर्भ में अभिवृत्ति परिवर्तन है, अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। इसमें हमको वर्णन करना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, निजी संबंधों, परिवार, मित्रता हो गए और सार्वजनिक संबंध पर व्यापार और राजनीति में नैतिकता के बीच मुख्य क्या अंतर होने चाहिए? यानी पूछ रहा है निजी संबंध के बारे में और सार्वजनिक संबंध के बारे में, इन दोनों के नैतिकता के बीच में क्या मुख्य अंतर होने चाहिए। 19 पूछा है, एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति के विश्वास विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? उपयुक्त तर्कों का सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित हमको क्या करना है, उत्तर देना है। सही बात है भाई। एक व्यक्ति का जो वास्तविक व्यवहार होता है व्यक्ति के विश्वास विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है, तो इसको हमको थोड़ा सोच करके इसकी व्याख्या करना है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इथिक्स में पूछा था क्या है, युवाओं द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय आंदोलन सोशल मीडिया। पूछा कि युवाओं के द्वारा जो संचालित पर्यावरण आंदोलन, जैसे सोशल मीडिया हो गया, रैली हो गया, प्रभावशाली व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करना है। समय के साथ इस आंदोलन ने सार्वजनिक समर्थन जो है प्राप्त करना है। सरकार को नीति में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया गया है। एक सिविल सेवक के रूप में स्थिति से निपटने के लिए आपका रुख क्या होगा? तो ये रहा हमारा एथिक्स का क्वेश्चन। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे।